दोस्तों नमस्कार। पीसीएसजे में जो नए टॉपिक जुड़े हुए हैं प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा में, उसमें जो पहला है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, इसके बेसिक्स क्या हैं, क्या फैक्ट्स आ सकते हैं, मुख्य परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसके अलावा कौन कौन सी महत्वपूर्ण धाराएं हैं। प्रीलिम्स के लिए तो आपको पूरे अध्याय और धाराएं, मेन मेन बातें तो पढ़नी ही पड़ेंगी। आसान भी है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। मुख्य परीक्षा के लिए भूमिका, इसकी पृष्ठभूमि, क्या ज़रूरत है, और विभिन्न विचार विमर्श, चर्चाएं, चिंताएं और समाधान, और अन्य मुद्दे या अन्य जो कार्यक्रम हैं भारत सरकार के द्वारा जो चलाए गए हैं उनका भी एनालिसिस करेंगे। तो जो आपके पीसीएसजे के सिलेबस में प्रीलिम्स मुख्य परीक्षा को लेकर के ये पहला टॉपिक है। फिर दूसरे टॉपिक इसको समाप्त करने के बाद एक दो वीडियो में इसको समाप्त कर देंगे। आज हम पूर्णतः परिचय आपको देंगे, ठीक है, कि क्या है ये अधिनियम। आपको पता है कि एक बात बेसिक चीज़ कि कोई भी विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से जब पारित होता है, अर्थात संसद से जब पारित होता है, तो वो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलते ही वो अधिनियम बन जाता है और उसके फिर अधिनियम को लागू किया जाता है। एक वर्ष में राष्ट्रपति कई इस तरह के जो पारित विधेयक हैं उन पर हस्ताक्षर करता है, उनको स्वीकृति प्रदान करता है। तो किसी एक वर्ष में जो जिस नंबर पे जिस अधिनियम पर वो हस्ताक्षर करेगा, स्वीकृति देगा, वो उसी नंबर का अधिनियम संख्या हो जाता है। तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 अधिनियम संख्या 49 का मतलब ये है कि ये 49वां पारित विधेयक था उस वर्ष का जिस पे राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे। तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, इसको क्या पढ़ा जाएगा? अधिनियम संख्या 49 पढ़ा जाएगा। 49 इसका नंबर है। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार विधेयक 2014, ये विधेयक 2014 में बना था। विधेयक पारित होते होते 2016 हो गया था। इसको 7 फरवरी 2014 को संसद में पेश किया गया था। कब? 7 फरवरी 2014 को। एक फैक्ट है, याद रखिएगा। 14 दिसंबर 2016 को लोकसभा द्वारा इसको पारित किया गया था और विधेयक को 16 दिसंबर 2016 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था। इस तरह से अगर पूछे कि संसद के द्वारा कब पारित किया गया इसे, तो अंततः 16 दिसंबर 2016 को। और फिर 27 दिसंबर 2016 को राष्ट्रपति की स्वीकृति इसको प्राप्त हुई थी। कब? 27 दिसंबर 2016 को। अधिनियम 19 अप्रैल 2017 को लागू हुआ। ये डेट सबसे महत्वपूर्ण है, 19 अप्रैल 2017 की, जब ये अधिनियम लागू हुआ। केंद्र सरकार के नियम, इससे संबंधित नियम 2017 को अधिनियम की, जो ये अधिनियम है इसकी धारा 100 पूछेगा कि जो नियम 2017 बना दिव्यांगजन अधिकार के लिए, वो अधिनियम की किस धारा के तहत अधिसूचित किया गया है? तो अधिनियम की धारा 100 के तहत अधिसूचित किया गया है। और ये नियम भी 15 जून 2017 से प्रभावी हो गया। अधिनियम का प्रभावी हुआ 19 अप्रैल 2017 से लागू हो गया, और जो नियम है 15 जून 2017 से प्रभावी हो गया। आपको आपके सिलेबस में अधिनियम और उनके अंतर्गत जो नियम हैं उनको भी थोड़ा सा देखना है। ये आपके सिलेबस में साफ साफ दिया हुआ है। आपने देखिए, अगर हम ज़रूरत की बात करें, क्या ज़रूरत पड़ी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम ले आने की, तो दिव्यांगों के लिए विशेष सुविधा, विशेष लाभ, विशेष अधिकार उनको प्रदान करने की क्या ज़रूरत है? क्या आपने कभी सोचा है? आप कभी जाते हैं ट्रेन में, मेट्रो में, आपके हाथ पांव सही सलामत हैं भगवान की कृपा से, आप आराम से सफ़र कर लेते हो, जहाँ चाहते हो चले जाते हो, जहाँ चाहते हो चढ़ जाते हो, सीढ़ी है चढ़ जाते हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो दिव्यांग हैं, जिनकी आंखें नहीं हैं, जिनको सुनाई नहीं पड़ता, जो चल नहीं सकते, इनके हाथ पांव नहीं हैं, उनको किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा? वो जब देखते होंगे मेरे सामने
कोई व्यक्ति कितनी सुगमता से आसपास यात्रा कर ले रहा है, जो चीज़ें ज़रूरत की हैं वो कर ले रहा है, और वो उसमें असमर्थता महसूस करता है, तो उसके दिल पर क्या बीतती होगी, उसकी मानसिक कंडीशन, मानसिक दशा और जो शारीरिक दशा है वो तो है ही। तो इनको इस लेवल पर ले आया जाए, इस तरह की आधारभूत संरचना विकसित की जाए, इस तरह के अधिकार प्रदान किए जाएं कि इनको जीवन जीने में मानसिक, आर्थिक, शारीरिक किसी तरह की दिक्कत ना आए। ठीक, इसके लिए जरूरत थी इनके लिए एक अलग से अधिनियम लाने की, जिसके तहत इनको कई अधिकार दिए गए, चाहे वो आरक्षण संबंधी हो, चाहे इनकी पहचान संबंधी हो, या अन्य जो अधिकार हैं जो इसमें सम्मिलित किए गए हैं। तो संयुक्त राष्ट्र की महासभा के द्वारा, ऐसा नहीं कि केवल भारत में ये तो पूरे विश्व की समस्या है, तो संयुक्त राष्ट्र की महासभा यूएनजीए द्वारा, ध्यान रखिएगा, 13 दिसंबर 2006 को दिव्यांगजनों के अधिकारों पर अभिसमय को अपनाया गया था। पूछेगा डायरेक्ट प्रश्न कि संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा कब दिव्यांगजनों के अधिकारों पर अभिसमय को अपनाया गया था, तो 13 दिसंबर 2006 को। अब ये पूछेगा कि भारत ने इस अभिसमय को कब अनुसमर्थन दिया था, तो भारत ने 1 अक्टूबर 2007 को इस अभिसमय को अनुसमर्थन किया था इसका। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम जो आपको पढ़ना है, 2016 में कुल 17 अध्याय और 102 धाराएं हैं। कितने अध्याय हैं? कुल 17 अध्याय हैं, 102 धाराएं हैं। यहाँ से जो प्रीलिम्स में प्रश्न आएगा एकदम सीधे सीधे आएगा जो पूछेगा, तो इसी तरीके से पढ़ लीजिएगा। प्रारंभिक पहला जो अध्याय है वो प्रारंभिक है। धारा 1 और धारा 2, दो धाराएं इसमें हैं, जिसमें धारा 2 में परिभाषाएं हैं, विभिन्न परिभाषाएं दी गई हैं। जो अध्याय 2 है, अधिकार और हकदारियां दी गई हैं। 3 से 15, धारा 3 से धारा 15 तक इसमें प्रावधान है। अध्याय 3 में शिक्षा संबंधी प्रावधान अधिकार के दिए गए हैं, धारा 16 से धारा 18 तक। अध्याय 4 में कौशल विकास और नियोजन संबंधी प्रावधान हैं, जो कि धारा 19 से 23 तक प्रावधान किए गए हैं इसके लिए। अध्याय 5 में सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्वास और आमोद प्रमोद। पूछेगा कि स्वास्थ्य संबंधी प्रावधान किस अध्याय में है, तो अध्याय 5 में है, और ये याद रखिएगा धारा 24 से धारा 30 के मध्य है। अध्याय 6 में संदर्भित जिन दिव्यांगजनों का वर्णन किया गया है उनके लिए विशेष उपबंध किए गए हैं, धारा 31 से धारा 37 तक। अधिक सहारे की अध्याय 7 में अधिक सहारे की जरूरत वाले दिव्यांगों के लिए विशेष उपबंध है। डायरेक्ट प्रश्न आएगा कि अधिक सहारे की जरूरत वाले दिव्यांगों के लिए विशेष उपबंध किस अध्याय में किए गए हैं, तो अध्याय 7 में, या किस धारा में किए गए हैं, धारा 38 में। फिर अध्याय 8 में समुचित सरकारों के कर्तव्य व उत्तरदायित्व का वर्णन है, जो कि धारा 39 से धारा 48 तक दिया गया है। अध्याय 9 में दिव्यांगजनों के लिए संस्थाओं का रजिस्ट्रीकरण और अनुदान, उनको अनुदान किस तरह से दिया जाए, कितना दिया जाए, 49 से 55, धारा 49 से 55 तक। फिर अध्याय 10 में विनिर्दिष्ट दिव्यांगताओं का प्रमाणन, ये धारा 56 से धारा 59 तक है। अध्याय 11 में दिव्यांगता पर केंद्रीय और राज्य सलाहकार बोर्ड तथा जिला स्तर समिति, ये डायरेक्ट पूछेगा प्रश्न अध्याय 11 में, धारा 60 से धारा 73 तक। अध्याय 12 में क्या है, दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त और राज्य आयुक्त। दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त और राज्य आयुक्त अध्याय 12 में है। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक है यहाँ लिखा नहीं है, 74 से 83 तक। विशेष न्यायालय का प्रावधान किस में है, तो अध्याय 13 में है, धारा 84 और 85 में। अध्याय 14 में दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय निधि, 86-87 धारा, और अध्याय 15 में दिव्यांगजनों के लिए राज्य निधि का प्रावधान है, धारा 88 में। अध्याय 16 में अपराध और शास्तियों के बारे में वर्णन है, जो कि धारा 89 से धारा 95 तक में प्रावधान है जिनके लिए। अध्याय 17 में प्रकीर्ण है, विभिन्न विषय हैं, जो कि धारा 96 से धारा 102 तक वर्णित है। तो ये हैं पूरे अध्याय 17 और उनके जो विषय हैं। और
अब अनुसूची भी इसमें दी गई है। अनुसूची में दिव्यांगता के जो प्रकार हैं उनको यहाँ पर वर्णित किया गया है। तो इसमें जो पहला है शारीरिक दिव्यांगता के बारे में वर्णन करता है। इसमें गति विषयक विकलांग शारीरिक दिव्यांगता, दृष्टिगत शारीरिक दिव्यांगता और श्रवण शक्ति का ह्रास, अभिवाक व भाषा दिव्यांगता, ये 4 जो है दिव्यांगताओं का वर्णन है शारीरिक दिव्यांगता के अंतर्गत। दूसरा जो है बौद्धिक दिव्यांगता, इसमें विनिर्दिष्ट विद्या दिव्यांगता और स्वलीनता स्पेक्ट्रम विकार, ये 2 तरह के अलग अलग दिए गए हैं। इनको बताया गया है, इन दिव्यांगताओं के बारे में बताया गया है। तीसरा है मानसिक व्यवहार। चौथा है निम्नलिखित के कारण जो दिव्यांगताएं हैं कौन कौन, चिरकारी तंत्रिका दिशाएं जिसमें बहु स्क्लेरोसिस, पार्किंसन रोग, ठीक है। दूसरा है रक्त विकृति जिसमें हेमोफेलिया, थैलेसीमिया, सिकल कोशिका या सिकल सेल जो बीमारी होती है वो है। और पांचवा है बहुनिशक्तता, मतलब इन निशक्तताएं जो आपको दी गई हैं 1 2 3 4 में, इनमें से एक से अधिक निशक्तता हो तो बहुनिशक्तता। और छठा कोई अन्य प्रवर्ग जो ध्यान रखिएगा केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए। पूछेगा इसी तरह प्रश्न, किसके द्वारा अन्य विकलांगता को जोड़ा जा सकता है, तो बोलेगा राज्य सरकार, राज्यपाल, केंद्र सरकार, राष्ट्रपति, इस तरीके से देगा। तो केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएंगे, ठीक है। या विधानमंडल दे देगा या संसद दे देगा, केंद्र सरकार दे देगा, राज्य सरकार, तो केंद्रीय सरकार इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। अब आइए विमर्श करते हैं इस मुद्दे पर पूरे, क्या आधार है, क्या बेसिक्स हैं, किन किन मुद्दों पर वर्तमान में बहस चल रही है विकलांगता संबंधी, क्या समाधान हो उनके लिए। तो वर्ष 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके मुताबिक भारत की कुल जनसंख्या में 2.21% की हिस्सेदारी रखने वाले दिव्यांगजनों की समाज में संपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने पर बल देने वाले कानूनों की उपस्थिति के बावजूद सरकारों ने इस ओर कम ध्यान दिया है। यहाँ तक कि ये जो प्रतिशत है 2.21%, WHO के जो आंकड़े हैं विश्व के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में, और कई अधिकारी भी, कई NGOs की रिपोर्ट आई है कि कुछ अधिकारियों ने इस बात को स्वीकृत किया है कि ये जो आंकड़ा है ना, ये न तो सही है और न पर्याप्त है। क्योंकि कई प्रकार की दिव्यांगताओं में जोड़, जैसे कि पहले 7 प्रकार की दिव्यांगताओं को ही दिव्यांगता में माना जाता था, जबकि इस नए अधिनियम में 21 प्रकार की दिव्यांगताओं की पहचान की गई है। उनको इसमें स्थान दिया गया है, उनको अधिकार दिए गए हैं। और जनगणना में कई खामियां नजर आई थीं जिसको अधिकारियों ने स्वीकार किया था। तो 2.21% ये बहुत ही गलत आंकड़ा हो सकता है, ऐसा अंदेशा जताया जाता रहा है NGOs के द्वारा। और आज भी दिव्यांगों की जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति, मानसिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, वो डामाडोल है। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित समय सीमा के अंदर दिव्यांगजनों की सार्वजनिक सुविधाओं तक पूर्ण पहुंच सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए, लगातार कई बार किए हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर विभिन्न दिशा निर्देश दिए हैं ताकि सार्वजनिक अवसंरचना तक दिव्यांगजनों की सुलभ पहुंच सुनिश्चित की जा सके। रेलवे हो, मेट्रो हो, हवाई अड्डे हो, उनके काम के जहाँ पर वो जॉब कर रहे हैं वो मॉल हो, शॉपिंग मॉल्स हो, हर जगह उनकी पहुंच सुनिश्चित हो सके, सुलभ पहुंच सुनिश्चित हो सके। विदित हो कि सरकार द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 पारित किया जा चुका है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन भी अपरिहार्य हो जाता है। क्योंकि अधिनियम है, इसके अनुसार कार्य होना चाहिए, इसकी देखरेख सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, संसद द्वारा पारित अधिनियम है। दिव्यांगजन अधिकार विधेयक वर्ष 2016 के अंत में राज्यसभा द्वारा पारित होते ही दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 बन गया, जो वर्ष 1995 के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम को निरस्त करता है। तो ये पूछ सकता है कि कब के अधिनियम को निरस्त करता है, तो 1995 में जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम था, जिसको विकलांग जन अधिकार अधिनियम कहते थे, दिव्यांग
ये शब्द जो वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, इन्होंने ये इस शब्द को इजाद किया था, वर्तमान जो सरकार है उसने। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की क्या क्या विशेषताएं हैं, ये पूछेगा मुख्य परीक्षा में, लिख लीजिए इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यही पूछेगा ही, इसमें यही प्रश्न बनेगा मुख्य प्रश्न। मतलब मुख्य प्रश्न 4-5 हैं इसमें, उनमें से एक मुख्य प्रश्न ये रहेगा। तो विकलांगता की परिभाषाओं, पहली विशेषता है कि विकलांगता की जो परिभाषा है उसमें बदलाव किए गए, व्यापक बदलाव किए गए। इसमें दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में विकलांगता की परिभाषा में बदलाव लाते हुए और ज़्यादा व्यापक बनाया गया है। दरअसल इस अधिनियम में विकलांगता को एक विकसित और गतिशील अवधारणा के आधार पर परिभाषित किया गया है और अपंगता के मौजूदा प्रकारों को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। साथ ही केंद्र सरकार को इन प्रकारों में वृद्धि की शक्ति भी दी गई है। अनुसूची में आपने देखा, छठा वाला जो दिया गया था नंबर। आरक्षण की व्यवस्था, तो गौरतलब है कि शिक्षा और सरकारी नौकरियों में दिव्यांग व्यक्तियों को अब तक 3% आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन ये 36 आरक्षण है, ध्यान रखिएगा, ऊर्ध्वाधर नहीं है, 36 आरक्षण है। तो लेकिन इस अधिनियम में इसे बढ़ाकर 4% कर दिया गया है। शिक्षा संबंधी सुधार, इस अधिनियम में बेंचमार्क विकलांगता से पीड़ित 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है, निःशुल्क शिक्षा की। साथ ही सरकारी वित्त पोषित शैक्षिक संस्थानों और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों को दिव्यांग बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रदान करनी होगी। ध्यान रखिएगा, सरकारी वित्त पोषित शैक्षिक संस्थानों और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों को दिव्यांग बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रदान करनी होगी। ठीक है। फंड की व्यवस्था, तो दिव्यांगजनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य निधि, नेशनल एंड स्टेट फंड का निर्माण किया जाएगा, इसमें प्रावधान है। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में बनाए गए अन्य फंड्स का इस नए फंड में विलय कर दिया जाएगा। इसके अलावा अवसंरचना संबंधी सुधार, इसका वर्णन है। सुलभ भारत अभियान या सुगम्य भारत अभियान जिसको कहते हैं, उसको मजबूती प्रदान करने एवं निर्धारित समय सीमा में सार्वजनिक इमारतों में, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, अर्थात चाहे शॉपिंग मॉल हो चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, दिव्यांगजनों की पहुंच सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है। गार्डियनशिप की व्यवस्था की गई है। यह विधेयक जिला न्यायालय द्वारा गार्जियनशिप की व्यवस्था प्रदान करता है, जिसके तहत अभिभावक और विकलांग व्यक्तियों के बीच संयुक्त निर्णय लेने की व्यवस्था होगी। बेंचमार्क ये विशेषताएं आप पढ़ रहे हैं। बेंचमार्क विकलांगता के लिए विशेष प्रावधान, गौरतलब है कि इस अधिनियम में बेंचमार्क विकलांगता यानी न्यूनतम 40% विकलांगता के शिकार लोगों को शिक्षा और रोजगार में आरक्षण का लाभ देने का भी प्रावधान है और ऐसे लोगों को सरकारी योजनाओं और अन्य प्रकार की योजनाओं में भी प्राथमिकता दी जाएगी। अभी आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा कि नियोजन के बारे में जो प्रावधान था किस अध्याय में था, तुरंत बताइए। यहाँ से आपको प्रश्न भी समझ में आ रहे होंगे कि प्रीलिम्स मुख्य परीक्षा को किस तरह से आपको पढ़ना है। अन्य जो महत्वपूर्ण, ये तो विशेषताएं हैं, अन्य जो महत्वपूर्ण प्रावधान या विशेषताएं हैं, इसमें दिव्यांगजनों के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए प्रत्येक जिले में विशेष न्यायालयों को नामित किया जाएगा। विशेष न्यायालय का प्रावधान किस अध्याय में है, अभी हमने आपको बताया, आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। नया अधिनियम इस संबंध में भारत में बनने वाले कानूनों को विकलांग व्यक्तियों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के उद्देश्यों के सापेक्ष ला खड़ा करेगा, अर्थात जो अभिसमय है संयुक्त राष्ट्र का, उसके अनुरूप ही ये अपना जो अधिनियम है बनाया गया है। भारत UNCRPD का एक हस्ताक्षरकर्ता देश है जो अभिसमय है, और यह अधिनियम UNCRPD के संदर्भ में भारत के दायित्वों को पूरा करेगा या पूरा करने में मदद करेगा। इस संबंध में सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं, ये अधिकार प्रदान करने के लिए सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं, तो सुगम्य भारत अभियान का जिक्र करना काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 15 दिसंबर 2015 को सुगम्य भारत अभियान का शुभारंभ किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य दिव्यांगजनों के लिए एक सक्षम और बाधा रहित वातावरण सुनिश्चित करना है। इस अभियान के तहत 3 प्रमुख उद्देश्य, विद्यमान वातावरण में सुगम्यता सुनिश्चित करना, दूसरा परिवहन प्रणाली में सुगम्यता, तथा ज्ञान एवं ICT के माध्यम से
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से दिव्यांगों को सशक्त बनाना, ये सभी शामिल हैं। सुगम्य पुस्तकालय एक दूसरा जो सरकार के द्वारा किया गया पहल है। तो सरकार द्वारा वर्ष 2016 में एक ऑनलाइन मंच सुगम्य पुस्तकालय की शुरुआत की गई है, जहां दिव्यांगजन इंटरनेट के माध्यम से पुस्तकालय से संबद्ध सभी प्रकार की उपयोगी पुस्तकों को पढ़ सकते हैं। नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। सुगम्य पुस्तकालय में नेत्रहीन व्यक्ति भी अपनी पसंद के किसी भी उपकरण जैसे मोबाइल फोन, टैबलेट, कंप्यूटर इत्यादि का उपयोग कर ब्रेल डिस्प्ले की मदद से पढ़ सकते हैं। UDID कार्ड, ये एक तीसरी पहल है। भारत सरकार द्वारा वेब आधारित असाधारण दिव्यांग पहचान कार्ड शुरू किया गया है। इस पहल से दिव्यांग प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी तथा अलग अलग कार्यों के लिए कई प्रमाण पत्र साथ रखने की परेशानी भी दूर होगी। इसके तहत विकलांगता के प्रकार सहित विभिन्न विवरण ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा स्वावलंबन योजना एक अन्य पहल है। दिव्यांग व्यक्तियों के कौशल प्रशिक्षण के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना की शुरुआत की गई है। उल्लेखनीय है कि दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा 5 लाख दिव्यांग व्यक्तियों को कौशल प्रशिक्षण देने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया गया है। इस कार्य योजना का उद्देश्य वर्ष 2022 के अंत तक 25 लाख दिव्यांगजनों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। ये सभी सरकार की पहले, इसमें और भी जोड़ सकते हैं, जैसे यूपी गवर्नमेंट ने आरक्षण दिया है, ठीक है, सरकारी नौकरियों में, लोक सेवा आयोग की नौकरियों में। तमाम अन्य कार्य भी विभिन्न राज्यों के पहल जो है आप गिना सकते हैं, हम आपको बताएंगे, आप उसके लिए चिंता मत करिए, सारी चीज़ें, सारे पॉइंट्स हम आप लोगों को देते रहेंगे। चिंताएं क्या क्या हैं? दिव्यांगजनों के लिए समय समय पर विशेष भर्ती अभियान चलाए जाने के बावजूद सरकारी नौकरियों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पूर्व में आरक्षित 3%, जो कि अब 4% सीटें हो गई हैं, उसमें से लगभग 1% सीटों पर ही भर्तियां हो पाई हैं। इसके कई कारण हैं। इस कारण जागरूकता की कमी, शिक्षा की कमी, जो प्राथमिक शिक्षा है वही अगर खराब होगी तो आगे वो क्या कर पाएंगे, है ना। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है, ILO ने रिपोर्ट प्रकाशित की है कि भारत में अभी भी 73% से अधिक दिव्यांगजन श्रम शक्ति के दायरे से बाहर हैं, श्रम शक्ति में नहीं आ पाए हैं, चाहे वो कौशल के कारण हो, चाहे वो अन्य कारण हो। मानसिक रूप से अक्षम लोग, दिव्यांग महिलाएं तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले दिव्यांगजन सबसे अधिक उपेक्षा का शिकार हैं। सरकार द्वारा दिव्यांग बच्चों को स्कूल में भर्ती कराने के लिए कई कदम उठाने के बावजूद आधे से अधिक दिव्यांग बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। उसके भी कई सामाजिक आर्थिक कारण हैं। रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में सुगम्यता का अभाव विकलांगों के साथ साथ बुजुर्ग यात्रियों के लिए भी एक बड़ी समस्या है। ये सभी समस्याएं हैं। समाधान क्या हो सकता है इसका? इसके अलावा अन्य समस्याएं भी हैं। समाज द्वारा जो उलाहनाएं दी जाती हैं, आज भी आपको देखने को मिलता है कि उनका मजाक उड़ाया जाता है। सामाजिक जो बहिष्कार एक प्रकार का होता है, ये एक बड़ी समस्या है, इसको भी इसमें ऐड कर लीजिएगा। समाधान क्या है? नए अधिनियम में मानसिक रूप से विकलांग, दिव्यांग महिलाएं तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले दिव्यांगजनों की अन्य चिंताओं के साथ साथ रोजगार चिंताओं का भी संज्ञान लिया गया है। फिर भी सुधार तभी संभव है जब प्रावधानों का समुचित अनुपालन हो, क्रियान्वयन हो, पहचान हो, सबसे बड़ी बात है, उन तक पहुँचे। दिव्यांगजनों की सहायता और सहायक उपकरणों के संबंध में अनुसंधान और विकास को भी आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि विभिन्न सुविधाओं तक उनकी पहुंच को आसान बनाया जा सके। यदि शिक्षा के अधिकार को अक्षरशः कार्यान्वित किया जाए तो दिव्यांग बच्चों के स्कूल न जाने की स्थिति बदल सकती है। जबकि नया अधिनियम भी शिक्षा संबंधी सुधारों की बात करता है। शिक्षा का जो अधिकार है उसमें अन्य जो चीज़ें, अन्य जो सुविधाएं जोड़ी गई, चाहे वजीफा का हो, ठीक है, चाहे वो फ्री एजुकेशन, फ्री पुस्तकों की बात हो, ठीक, या फिर मध्याह्न भोजन योजना हो, ये तमाम जो है, जो आकर्षण है वो इनको खींच सकता है स्कूलों की तरफ। साथ ही स्मार्ट सिटी और शहरी सुविधाओं की बेहतरी पर जोर देते हुए दिव्यांगजनों की चिंताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इनका विशेष ध्यान देना चाहिए। रेलवे को सभी स्टेशनों को, या रेलवे के सभी स्टेशनों को दिव्यांगजन सुगम बनाने के लिए एक कार्यक्रम तत्काल शुरू करना चाहिए और पोर्टेबल स्टेप सीढ़ी जैसे उपायों को आजमाना चाहिए। हालांकि आज कई रेलवे स्टेशनों पे ये सुविधा देखी जा रही है। तो ये था, आज हमने आपको पूरा परिचय दिया इस अधिनियम का, और
जो महत्वपूर्ण बातें हैं प्रीलिम्स मेंस की, वो अगले वीडियोस में हम चर्चा करेंगे। आप लोग अगर हमारे क्रैश कोर्स से पीसीएस जेके जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, जीएस के लिए, प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि मेंस का और प्रीलिम्स का जो लॉ का सिलेबस है वो मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट करवाऊंगा। क्रैश कोर्स जीएस के पेपर्स के लिए, प्रीलिम्स और मेंस के लिए आप लोग जुड़ सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है 9453775039 है, ठीक है। तो इस पे कॉल करके या व्हाट्सअप करके आप हमसे अन्य जानकारी भी ले सकते हैं परीक्षा संबंधी। और इस चैनल पे लगातार बने रहें, लगातार सारे वीडियोस लॉ के, जीएस के महत्वपूर्ण आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। और करंट अफेयर्स के लिए परीक्षा खबरी आप डेली देखते रहिए हमारे दूसरे चैनल पे, जय हो स्टडी, उस पे। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हमारे जय हो लॉ स्टडी का टेलीग्राम ग्रुप को आप अवश्य ज्वाइन कर लें।